हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद हिल्स। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने से पहले आपको सबसे पहले oogenesis के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आ सकते हैं। तो आपको मैं oogenesis समझाता हूँ, ठीक है। oogenesis मतलब फीमेल में जो गेमेट है उसका फॉर्मेशन oogenesis कहलाता है। लाइक मेल में उसके गेमेट का फॉर्मेशन यानी स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, वैसे ही फीमेल में ओवरी का फॉर्मेशन या फीमेल के गेमेट का फॉर्मेशन oogenesis होता है, ठीक है। तो oogenesis में पहले हमारे पास होता है oogonia, ठीक है। अब oogonia माइटोसिस से प्राइमरी oocyte बनाएगा। अब प्राइमरी oocyte जैसे ये माइटोसिस का हुआ तो ये मियोसिस में अपना पहला कदम रखेगा, मतलब मियोसिस 1 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से oogonia से बना प्राइमरी oocyte, पर यहाँ इसका मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसका मियोसिस 1 ओव्यूलेशन से ठीक पहले कंप्लीट होगा। आप समझे मेरी बात। जैसे इसने माइटोसिस से मियोसिस में कदम रखा पर प्राइमरी oocyte बना, इसके बाद इसको मियोसिस करनी थी पर इसकी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मियोसिस 1 तभी कंप्लीट होगा ठीक ओव्यूलेशन के पहले, मीन्स प्यूबर्टी एज में। एक जैसे कि हम कह सकते हैं एक 2 साल की बच्ची है, उसके अंदर हमने देखा तो हमको oogonia मिला, ठीक है। अब ये माइटोसिस करेगा, प्राइमरी oocyte बनाएगा, उसके बाद ये मियोसिस में अपना कदम रखेगा, ठीक है। अब ये मियोसिस में कदम रखेगा पर इसका मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब मियोसिस 1 तब तक कंप्लीट नहीं होगा, ये मियोसिस 1 कब कंप्लीट होगा, ठीक ओव्यूलेशन से पहले। तो हमने लिख लेते हैं अरेस्टेड इन प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। इसका मियोसिस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये प्रोफेज 1 में अटक जाएगी यानी अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कब तक ये इसमें रहेगी मियोसिस 1 में। तो प्रायर टू ओव्यूलेशन, इसका मियोसिस 1 ओव्यूलेशन के ठीक पहले कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। इसका मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है। अब ये कदम रखेगा सेकेंडरी oocyte में, मीन्स ये प्राइमरी oocyte से बनेगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में अब यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई तो क्या आएगी आगे, मियोसिस 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसी कहानी है, ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा और अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज 2 की स्टेज में, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। अब ये अरेस्ट हो गया मेटाफेज 2 की स्टेज में। अब ये कब तक मेटाफेज 2 में रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका मेटाफेज 2 कब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये मेटाफेज 2 या ये मियोसिस ठीक फर्टिलाइजेशन पर कंप्लीट होगा। जैसे एक स्पर्म और एक ओवेरी फर्टिलाइज होंगे तब ये मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इससे ओवम बनेगा। तो यहाँ पे आएगी सेकंड पोलर बॉडी। चलो ठीक है, एक बार बताता हूँ। हमने किसी लड़की के अंदर देखा तो हमको oogonia मिला पहले, oogonia से फिर ये माइटोसिस से प्राइमरी oocyte बनाएगी, प्राइमरी oocyte बना तो ये माइटोसिस से मियोसिस में अपना कदम रखेगी। मियोसिस फर्स्ट ये कंप्लीट नहीं कर पाएगी
और एक स्टेज में अरेस्ट हो जाएगी प्रोफेज 1। अब ये प्रोफेज 1 ठीक ओव्यूलेशन या फिर कह सकते हैं कि जब ये लड़की जब प्यूबर्टी को हिट करेगी तब इसका ओव्यूलेशन होगा। तो ठीक ओव्यूलेशन से ठीक पहले इसका ये म्यूसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बनेगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में भी ये म्यूसिस 2 कंप्लीट नहीं कर पाएगी और ये अरेस्ट हो जाएगी मेटाफेज 2 की स्टेज में। इसका मेटाफेज 2 कब तक कंप्लीट नहीं होगा या फिर इसका म्यूसिस कब तक कंप्लीट नहीं होगा? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इसका म्यूसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी यहाँ से ओवम। ठीक है, तो oogenesis में इतना है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ओवरी का, तो उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट हम चलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 49 पे एक डायग्राम दे रखा है ओवरी का, तो पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर डायरेक्ट हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बताना चाह रहा है कि उसमें जैसे दे रखा है oogonia था हमारे पास। पहले oogonia से हमारे पास बना प्राइमरी फोलिकल, इसके अंदर ग्रेन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या होती है, इसका काम क्या होता है? तो ग्रेन्युलोसा सेल्स का सिंपल सा काम ईस्ट्रोजन सेक्रेट करवाना होता है। सीक्रेट ईस्ट्रोजन। ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल्स सीक्रेट ईस्ट्रोजन। अब प्राइमरी फोलिकल oogonia से प्राइमरी फोलिकल बना, प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी फोलिकल बनेगा। यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स बढ़ जाती है। प्राइमरी फोलिकल में भी ग्रेन्युलोसा सेल्स थी पर यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स और ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स बढ़ जाएगी और आउटर लेयर पे थीका सेल्स भी प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, ये आउटर लेयर पे थीका सेल्स भी प्रेजेंट हो जाएगी। सेकेंडरी फोलिकल से टर्सरी फोलिकल। अब टर्सरी फोलिकल में यहाँ पे एंट्रम प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि टर्सरी फोलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। तो टर्सरी फोलिकल में एंट्रम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये टर्सरी फोलिकल हो गई, मतलब यही टर्सरी फोलिकल, इसके अंदर ही प्रेजेंट है एंट्रम। टर्शियरी फोलिकल। टर्शियरी फोलिकल से बना हमारे पास ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकल क्या? ग्राफियन फोलिकल ओवरी सेक्रेट करवाता है। जो ग्राफियन फोलिकल है ना, इसके अंदर से ही ओवरी निकलती है। लाइक दिस इज ओवरी। ठीक है, ये पूरा तो है ग्राफियन फोलिकल। ठीक है, अब जैसे इसने ओवरी सीक्रेट कर दी, मतलब ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, तो इसके पास ये बचेगा और ये बचेगा, मतलब ये ओवरी है। तो ये ओवरी इसने सीक्रेट कर दी, तो जो ओवरी सीक्रेट करने के बाद जो बाकी का पार्ट इसके पास बचा है उसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ये ग्राफियन फोलिकल थी, इसने ओवरी सीक्रेट कर दी, तो ये ओवरी बाहर निकल गई और जो बचा हुआ पार्ट है जो इसके पास बचा है उसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। येलो कलर होता है ये। ओवरी, ये कॉर्पस ल्यूटियम, नाम लिख लें इसका, कॉर्पस लूटियम। ठीक है, ठीक है ना, राइटिंग देख लेना आप। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फोलिकल। फिर जो यहाँ पे दे रखा है ना, यही बता रहा है यहाँ, जैसे कि आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, यहाँ पे ओवरी लिखा है
और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये ग्राफियन फॉलिकल मतलब इसने ओवरी सीक्रेट कर दी, तो यहाँ पे बचा कॉर्पस लुटियम। अब यहाँ पे डायग्राम था ना, उसमें लिखा हुआ उसने कॉर्पस लुटियम, मतलब जो ओवरी निकलने के बाद जो बचा हुआ पार्ट बचा है ना, वो उसको बोलेंगे हम कॉर्पस लुटियम। ऐड कर लेना है ना। तो इतना सब है इसमें। तो इसके बाद आइए हम चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट्स के अंदर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस करती है। फीमेल प्राइमेट्स यानी कि एप्स, मंकीज़, ह्यूमन बींग्स, वी आर प्राइमेट्स। ओके, ये साइकिल 3 से 5 दिन की होती है और इनका एवरेज इंटरवल 28 टू 29 डे पर ये रिपीट होती रहती है। मतलब हर 28 टू 29 डे के बाद ये रिपीट होती जाएगी। 3 से 5 दिन की साइकिल होती है। इसमें ह्यूमन की बॉडी से वेजाइना के थ्रू ब्लड वेसल्स, इंडोमेट्रियम जो रप्चर हो जाती है वो फ्लूइड के थ्रू बाहर निकलती है। अब वो कैसे होता है इसकी मैं जानकारी आपको अभी देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। अभी जो हमने पुराना मतलब अभी जो मैंने आपको बताया था एक डायग्राम ओवेरी का, उसके बेस पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ओगोनिया से फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, डेवलप मतलब फॉलिकल्स जैसे डेवलप, ओगोनिया से प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि ईस्ट्रोजन कैसे बढ़ रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ग्रेनुलोसाइट सेल्स होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी में ग्रेनुलोसाइट सेल्स बढ़ जाते हैं और ग्रेनुलोसाइट सेल्स का काम क्या होता है, ईस्ट्रोजन सेक्रेट करवाना। तो इस तरह से फॉलिकल्स के डेवलप होने से ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है। अब ये ईस्ट्रोजन पिट्यूटरी को एक पॉजिटिव फीडबैक देगा जिससे पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच को सीक्रेट करवाएगा। अब एलएच और अपना एलएच 14th डे पे मैक्सिमम हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एलएच सर्ज। कॉल्ड एलएच सर्ज, ठीक है। अब इस एलएच सर्ज की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है। अभी जो मैंने बताया था ना आपको, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है और ओवरी रिलीज करती है, वो इसी एलएच की वजह से होती है। जैसे ही एलएच का लेवल बढ़ता है तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, उससे ओवरी निकलती है। जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कॉर्पस लुटियम बोलते हैं, येलो कलर्ड पार्ट कॉर्पस लुटियम, ठीक है। अब जो ओवरी निकली हमारे पास उसकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ओवेरी को स्पर्म मिलेगा तो फर्टिलाइज हो जाएगी, या स्पर्म नहीं मिला तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगी। हमारे पास 2 केस है, अगर फर्टिलाइज हो गई तो क्या होगा और अगर फर्टिलाइज नहीं हुई तो क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं कि अगर ओवेरी को स्पर्म नहीं मिला और वो फर्टिलाइज नहीं हुई तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा था ग्राफियन फॉलिकल में से ओवेरी निकली थी और जो बचा हुआ पार्ट था वो कॉर्पस लुटियम था। तो मैं आपको बताता हूँ, कॉर्पस लुटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगर ओवेरी को स्पर्म नहीं मिला या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लुटियम क्या होगा, डिजेनरेट हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे ही अगर इसको फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या इसको स्पर्म नहीं मिला ओवेरी को तो कॉर्पस लुटियम क्या हो जाएगा, डिजेनरेट। अब इसके डिजेनरेट होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर इसका लेवल डिक्रीज हुआ तो जो यूटेरस की जो वॉल है इंडोमेट्रियम, उसकी थिकनिंग कम हो जाएगी।
ठीक है, ये क्या करता है कि प्रोजेस्टेरोन इंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन रखता है। जितना प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा उतनी थिक इंडोमेट्रियम। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है तो इंडोमेट्रियम थिक नहीं हो रही है, या फिर उसकी थिकनिंग कम हो रही है, या कह सकते हैं कि इंडोमेट्रियम टूट रही है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटेम डीजेनरेट होगा तो वैसे वैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, उससे इंडोमेट्रियम की थिकनिंग कम होगी और इंडोमेट्रियम टूटती जाएगी। इंडोमेट्रियम टूट रही, जैसे कि मानिए कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरोन हाई है यहाँ पे, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हाई है, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटेम डीजेनरेट हो रहा है, ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटेम डीजेनरेट हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन बढ़ा तो इसकी थिकनिंग बढ़ी, ये थिकनिंग, ठीक है। तो ये सब जैसे इंडोमेट्रियम टूट जाती है प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने से, अब ये इस इंडोमेट्रियम के साथ ब्लड वेसल्स फ्लूइड के थ्रू, फ्लूइड बन के इंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल्स विजाइना से बाहर निकलते, यही होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर स्पर्म मिल गया या फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया या इसको ओवरी को स्पर्म मिल गया तो क्या होगा। अगर इसको स्पर्म मिल गया या फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटेम डीजेनरेट नहीं होगा। कॉर्पस ल्यूटेम डीजेनरेट नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना रहेगा, जिससे इंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी। अब इंडोमेट्रियम मेंटेन क्यों रहेगी, इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहेगा तो इंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी। अब लगभग 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटेम प्रोजेस्टेरोन को सेक्रेट करवाता रहेगा। उसके बाद ये काम प्लासेंटा का हो जाएगा, फिर प्लासेंटा उसको सीक्रेट करवाएगी और यहाँ पे इम्प्लांटेशन, यूट्रस में इम्प्लांटेशन, इंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कहानी, 2 केसेस देखे थे अपन ने, यहाँ पे पूरे होते हैं। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ी 2 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ। मेनार्क, मेनोपॉज, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट इज कॉल्ड मेनार्च एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। स्टार्ट कब, जब कोई गर्ल अपने प्यूबर्टी एज में होती है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, इट इज कॉल्ड मेनार्क। एंड जब कोई फीमेल, अब उनका एवरेज 50 ईयर्स तक जब फीमेल पहुंचती है, लगभग उनका एवरेज 50 ईयर्स, तब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है या उनका मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, तो इस कॉल्ड मेनोपॉज, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।